नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर और मैथ में हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। तो हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का पढ़ने जा रहे थे मैथ, तो हेडिंग लगा लीजिए बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ। ठीक, अब देखिए मैथ में 3 पेपर होते हैं। यहाँ पर सेकेंड ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर में 3 पेपर थे आपके, तो जो पहला पेपर होता है हम लोगों का होता है अलजेब्रा। ठीक, और जो दूसरा पेपर होता है हम लोगों का वो होता है रियल एनालिसिस। और तीसरा पेपर जो हम लोगों का होता है वो होता है मैकेनिक्स। ठीक, ये 3 पेपर हैं हम लोगों के। ये है फर्स्ट पेपर, ये रहा सेकेंड पेपर और ये रहा थर्ड पेपर। थोड़ा सा जान ले कितने पेपर होते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे अपने चलते हैं। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट हो गया, ये हमारा पेपर सेकेंड और ये हमारा पेपर थर्ड। ध्यानपूर्वक सुनिएगा अच्छे से, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है अच्छे से ना? चलिए, तो हम लोग पेपर फर्स्ट आज पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा लिखिएगा, सॉरी केवल अलजेब्रा हम लिख दिए हैं, यहाँ पर डाल लीजिएगा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, ओके। तो यही हम लोग आज फर्स्ट पेपर अपना पढ़ेंगे। तो चलिए, तो लीनियर अलजेब्रा हेडिंग लगाइए। जो चैप्टर का नाम नहीं, मतलब जो हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट, तो यहाँ डाल लीजिएगा लीनियर अलजेब्रा। और यहाँ पर सभी 50-50 मार्क्स के हैं, सभी से 50 मार्क्स आएंगे। इससे भी 50 मार्क्स के पेपर बनेंगे, यहाँ से भी 50 मार्क्स के पेपर बनेंगे और यहाँ से भी 50 मार्क्स के। ठीक, यानी कि सभी पेपर इक्वल नंबर में डिवाइड है। तो सभी को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो चलिए, लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए फंक्शन। तो फंक्शन आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो तो पढ़ लें दोबारा। ठीक, तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता था? एक रिलेशन होता था किसी सेट से, नॉन इंफिनिटी सेट से, एक सेट से दूसरे सेट में। इसे पढ़ा जाता है रिलेशन ए फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। कैसे पढ़ा जाता है इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो क्या होता था? 2 सेट होते थे ए और बी, इसमें एक रिलेशन होता था। और क्या कहा जाता था? फंक्शन। इसे जो हमारा रिलेशन जो है, इसको फंक्शन हम लोग कब कहेंगे? जब हमारा ए से बी में जो रिलेशन है इस प्रकार से हो जाए कि ए के सभी एलिमेंट यानी फॉर ऑल। ठीक, फॉर ऑल इसका मतलब होता है, ठीक, जितने भी एलिमेंट है वो बी के किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि देयर एग्जिस्ट कोई एक एलिमेंट ऐसा बी में मिले जिससे ए क्या हो? रिलेशन में हो। ठीक, समझ में आ रहा है? यानी कि ए में ए का जितने भी एलिमेंट है वो बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन में होने चाहिए। अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, डायग्राम समझाएंगे। और दूसरी बात जो होती थी, पहली बात तो हमने बता दिया कि सभी एलिमेंट जितने भी उसमें नंबर हैं, यानी कि एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए सेट ए में मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, और तो तीनों एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए। मान लीजिए बी में कोई सेट है 1 2 3 4, तब कहा जा रहा है कि ए का 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से, किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए और सभी एलिमेंट का होना चाहिए। ठीक, अगर इसमें कोई भी एक एलिमेंट अगर छूट जाता है तब हमारा जो फंक्शन है वो
जो हमारा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, पहली बात। ठीक, पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन को अच्छी तरीके से देखें। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो हमारा सेट ए है इसके एक एलिमेंट का बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है। यानी बी एक कह रहा है कि ए का जो है एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट से केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है, दो एलिमेंट्स नहीं। जैसे मान लीजिए ए का एक से भी रिलेशन हो जाए और दो से भी हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। लेकिन ए के दो एलिमेंट, ए के कोई दो एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से रिलेशन में हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक, यानी बी ए का जो हमारा एलिमेंट है कोई दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेशन में हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बातें? अब एक डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए हमारा एक सेट है ए और बी, ए हो गया, ए बी हो गया। मान लीजिए इसमें ए है, बी है और सी है, और इसमें 1 2 3 4, और हमारा रिलेशन, अब इसको फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ, ठीक मान के। तब क्या होगा, ए का बी के किसी न किसी एक एलिमेंट, मान लीजिए ए 1 से रिलेटेड में है, रिलेशन में है, तो कह रहा है कि ए के सभी एलिमेंट का, पहली बात तो ए में जितने भी एलिमेंट है सबका संबंध बी के एलिमेंट से होना चाहिए। तो ए का 1 से हो सकता है, बी का मान लीजिए 2 से हो गया, सी का मान लीजिए 3 से हो गया। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी एक का सभी एलिमेंट पहली बात तो रिलेशन में है, और दूसरी बात ए के सभी एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट है से रिलेशन में है बी के। ठीक, एक डायग्राम में देख लीजिए। अब अगला डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए एक सेट ए रहा ए, और दूसरा सेट हमारा ए रहा बी, और फिर हमारा एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। अब बताइएगा ये फंक्शन होगा कि नहीं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे तो आप लोग बताइएगा। अब यहाँ देखिए ए बी सी यही सेट ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 समझने के लिए। अब यहाँ देखिए मान लीजिए ए का रिलेशन 1 से है, और बी का भी रिलेशन 1 से है, और सी का रिलेशन 2 से है। तो यहाँ पर जो सेट ए के दो एलिमेंट हैं वो बी के एक ही एलिमेंट से रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो एक एलिमेंट है बी के दो एलिमेंट से रिलेशन में नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? उसके लिए भी एक डायग्राम आप लोगों को बना दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। और तीसरा देखिए, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड ए भी फंक्शन है, ए भी फंक्शन है। ठीक, अब तीसरा देखिए, तीसरी बात जो है, मान लीजिए सेट ए, मान लीजिए सेट बी, और हमारा एक फंक्शन एफ डिफाइंड है। ठीक, तो यहाँ पर ए वी सी 3 एलिमेंट थे, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट 1 2 और 3, और एक एलिमेंट कौन सा था 4। ठीक, दिख रहा है सबको अच्छे से? चलिए, और कह रहा है यहाँ पर मान लीजिए, अब कह रहा है कि जो हमारा ए का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, यानी पहली बात तो कह रहा है कि सारे एलिमेंट रिलेशन होना चाहिए। तो यानी ये तय है कि सारे एलिमेंट का रिलेशन होगा बी के सेट से, बी के किसी न किसी एलिमेंट से। अब यहाँ पर देखिए जो एक है, ए को मान लीजिए ए का भी एक से भी रिलेशन है इसका, और 2 से भी रिलेशन है। समझ में आया? और बी का मान लीजिए 3 से है, और सी का जो है 4 से। तो यहाँ पर जो कहा गया था, यहाँ पर कंडीशन बताया गया था आप लोगों को कि ए का कोई एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से रिलेशन में है। तो यानी कि जो ये हमारा है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। सबको बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए एक हम दे रहे हैं सेट, आप लोग बताइएगा कि वो फंक्शन है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए नंबर 4, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। अगर आप इसका सही आंसर दे पाते हैं तो हम मानेंगे कि आप लोग समझ गए हैं। तो मान लीजिए एक एलिमेंट है, मान लीजिए ई एफ जी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? ई है, एफ है, जी है। और बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6, ये 3 एलिमेंट है। ठीक, और यहाँ पे जो कर रहा है सेट ए में जो ई है वो रिलेशन में है
2 से, और F रिलेशन है 4 से, और G रिलेशन है 6 से, ठीक, और G रिलेशन से है 2 से। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। और एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, एक बात छूट रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट से रिलेशन में हो ही। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल ए सेट ए के लिए जहाँ से स्टार्ट होगा उसके सारे एलिमेंट रिलेशन में होंगे, लेकिन जहाँ पर होगा यह ज़रूरी नहीं है वहाँ के सारे एलिमेंट रिलेशन में हों। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सारे एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, जबकि यहाँ पर सारे एलिमेंट रिलेशन में थे, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ए का 2 एलिमेंट से रिलेशन था, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अगर यहीं पर मैं हटा देता एलिमेंट 4, मान लीजिए यहाँ पर हम एलिमेंट 4 हटा दे रहे हैं, तब भी क्या है, फंक्शन है? तो बिल्कुल फंक्शन है। मान लीजिए सेट बी में केवल 3 ही एलिमेंट है, तो सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में हो या ना हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे जो 2 कंडीशन बताए गए हैं, केवल उन्हीं 2 कंडीशन को हमको देखना है। अगर वो 2 कंडीशन फुलफ़िल हो रहे हैं, यानी कि लागू हो जा रहे हैं, तब हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब डिफिनीसन लिखते हैं। तो लिखिए डिफिनीसन, हेडिंग लगा लीजिएगा। डिफिनीसन किसका लिख रहे हैं हम लोग? फंक्शन का। तो लिखिए अ रिलेशन एफ फ्रॉम x टू y। अब यहाँ पर देखिए x और y सेट हैं, आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कोई a ले सकता है, कोई b ले सकता है। और देखिए यहाँ पर f लिखा गया है, यहाँ पर r था। तो जब रिलेशन में कोई कंडीशन लागू कर दिया जाता है तो उसे फंक्शन के लिए f से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन f क्या है? एक प्रकार का रिलेशन ही है, और किस टाइप का है? एक विशेष प्रकार का रिलेशन, उसमें कुछ कंडीशन जोड़ दिए जाते हैं, ठीक। इज कॉल्ड फंक्शन। और मैप, अब फंक्शन को मैप भी कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा मैप। इफ़ एंड ओनली इफ़। अब इसके बाद जो हमारा कंडीशन है उसको हम लोग लिखेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़। मेरा पहला कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसका मतलब होता है जो x है किसका एलिमेंट है? x का। और कौन से एलिमेंट? सारे एलिमेंट, जितने भी x में एलिमेंट हैं, ठीक। देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट, इस प्रकार से हैं कि x y बिलोंग्स टू कहाँ पर? फंक्शन में। यानी कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट, यानी कि कम से कम देयर एग्जिस्ट मतलब कि ऐसे एलिमेंट किस में मिलेंगे? सेट बी में मिलेंगे। यानी कि यहाँ y है तो y में मिलेंगे, ठीक। जिससे कि हमारा जो एलिमेंट x है, x के सारे एलिमेंट जो हैं, एक उसके लिए कैसे एलिमेंट मिले? बी में एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिससे किस प्रकार से रिलेशन होगा? x रिलेटेड टू y, यानी कि x किससे रिलेशन में आ जाएगा? y से रिलेशन में आ जाएगा। समझ में आई बात? समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन कर रहा है इफ़ x रिलेटेड y x1 रिलेटेड टू y x रिलेटेड टू y1, यानी x किसी y1 से रिलेशन में है, यानी x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से रिलेशन में है। एंड x y के किसी दूसरे एलिमेंट से भी रिलेशन में है, x रिलेटेड टू y2, यानी x y1 से भी रिलेशन में है और x y2 से रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या होगा? x का एक एलिमेंट जो हमारा स्मॉल x है, y के 2 एलिमेंट y1 और y2 से रिलेशन में है। देन तब क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से हमें मिल रहा है तो y1 इक्वल टू y2। निश्चित रूप से y1 क्या है? y2 के बराबर है। अगर y1 y2 के बराबर नहीं है तब हमारा जो ये रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a रिलेटेड टू 1 था, अगर कहें a रिलेटेड टू एक और एलिमेंट कोई है, मान लीजिए y1 था y2 था, तो कह रहा है कि जो हमारा y1 और y2 है वो दोनों बराबर ही हो जाएंगे।
अगर दो एलिमेंट से रिलेशन में है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे दो रिलेशन था, मान लीजिए कहाँ पर था, यहाँ पर एक रिलेशन है 1 में और ए रिलेशन है 2 में। तो 1 और 2 जब बराबर, यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। अगर 1 2 के इक्वल होता तो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता। ठीक, ये बातें समझ में आ रही हैं सभी को। तो फंक्शन होने के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ठीक, यही बातें यहाँ पर हम आप लोगों को समझा दिए हैं डायग्राम के माध्यम से। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। जिन साथी को नहीं समझ में आ रहा है, या जिन भाई या जिन बहन को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक, जिससे हम अगले वीडियो में आप लोगों को और एक्सप्लेन करने का और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो अगला टॉपिक लिखाने जा रहे हैं उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। देखिए, जो सेट ए के सारे एलिमेंट होते हैं जो रिलेशन में होते हैं, उनको, उस सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक, समझ में आया आप बात। जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, मतलब जहाँ से रिलेशन स्टार्ट होता है उस सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट को लेकर अगर हम एक सेट बनाएं तो उसको हम बोलेंगे डोमेन। किसका डोमेन होगा, वो हमारे फंक्शन का डोमेन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर होता है, यानी कि सेट बी में होता है, तो जो बी के सारे एलिमेंट होंगे, बी के जो सारे एलिमेंट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन, समझ में आ रहा है सभी को बात, समझ में आ रहा है ना। पूरे एलिमेंट को लेंगे, वो रिलेशन में हो चाहे ना हो। जैसे यहाँ पर 4 रिलेशन में नहीं था, तब भी हम लोग पूरे एलिमेंट को लेंगे। इससे जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। और कोडोमेन किसका होगा, वो फंक्शन का होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे डोमेन किसका होता है तो आप लोग बताइएगा फंक्शन का। फिर पूछा जाएगा कोडोमेन किसका होता है, तब भी आप बताइएगा फंक्शन का। ठीक, चलिए आगे देखिए। आप लोग कोडोमेन और डोमेन को समझ गए हैं, अब उसी को केवल लिखना है। तो लिखिए कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उन सब में इन सभी का यूज होगा। जब आप लोग अच्छे से जानते रहेंगे तभी वहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए, लेट अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। देखिए, जो हम पढ़ने का तरीका भी सीखिए, कैसे किसी चीज़ को पढ़ा जाता है। हमने पढ़ा कि अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बी अ मैप then x is called दिख रहा है सभी को अच्छे से ना, डोमेन। एंड y is called कोडोमेन। ठीक, अंडरलाइन कर लीजिएगा डोमेन और कोडोमेन को। तो हम लोग x क्या बोलेंगे, जो हमारा सेट x है उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, और जो हमारा सेट y है उसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ, किसका कोडोमेन बताया था हमने, फंक्शन का। तो ये लिख लीजिएगा। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखिए, इफ़ x कामा y बिलोंग्स टू f, यानी x रिलेटेड टू y, यानी x रिलेशन में है y में, यानी कि xy कहाँ है, फंक्शन में। ठीक, इसका मतलब यही होता है। देन दिस इम्प्लाइज दिस then this can be also written as कह रहा है कि हमारा कोई एक्स वाई किस में है, फंक्शन में है। तो फंक्शन में किस टाइप के, रिलेशन किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्स वाई टाइप के। और हमारा एफ क्या है, एक तरीके का रिलेशन है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन जोड़े गए हैं, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, फंक्शन।
अब इस बात को कैसे और लिखा जाता है उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, इसी को इस तरीके से लिखा जाएगा, लिखने का केवल तरीका है, तो आप लोग इसको समझते रहिए कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है और कहाँ है, फंक्शन में है, तो उसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, यानी कि अगर हम एफ में कोई भी, जैसे हमारा इस बताता है कि हमारा एक्स किसके रिलेशन में है, वाई में, किस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम दे दें आप लोगों को, तो एग्जाम्पल हमारा जो सेट था यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एफ इक्वल टू हम लोग 1 रखें, तो वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा यहाँ पर 1, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं इसको a,1 रिलेटेड टू, इसी का मतलब है यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा कि a,1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ में। ठीक, इसी बात को यहाँ लिखा गया है। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। यहीं पर अगर हम एफ एक्स की जगह बी रखें तो हमारा वाई क्या मिलेगा, 1। फिर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू किस में, बी रिलेटेड टू 1 बिलोंग्स टू एफ। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही दिखने में। चलिए अब आगे लिखिए, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर द मैप f। अब इसको समझिए क्या कर रहा है, y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, यानी जो सेट b के एलिमेंट होंगे उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, y टाइप के, और जो हमारा b के एलिमेंट होंगे उसको क्या बोला जाएगा, इमेज बोला जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब बोला जाएगा। किसका बोला जाएगा, जो सेट a के एलिमेंट है उसका बोला जाएगा। ठीक, तो यही कह रहा है कि y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर द मैप f। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ रहा है ना। यानी कि a का अगर x में रिलेशन है, यानी a रिलेटेड टू 1, तो जो हमारा 1 है इसको बोला जाएगा इमेज, यानी कि इसको बोला जाएगा प्रतिबिंब, किसका है, a का। जैसे मान लीजिए एक आईना है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक, और यहाँ पर एक आईना है, और इस व्यक्ति का इसी में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हम क्या कहते थे कि ये इमेज किसका है, इस व्यक्ति का है। तो यानी कि जो हमारा रिलेशन ए का है किस में है, बी में, तो जो ए रिलेटेड टू बी में है तो हम लोग बोलते हैं कि ए जो हमारा 1 है वो किसका इमेज है, ए का। और ए को क्या बोलते हैं, ए को बी का प्रति इमेज बोलते हैं, यानी कि इनवर्स इमेज बोलते हैं। ठीक, ये इमेज, ये प्रति इमेज। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को ना, समझते रहिएगा। तो इमेज यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। अब लिखेंगे इसको और तरीके से लिखा जा सकता है, एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा, यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, तो एफ एक्स यानी कि हमारा ये फंक्शन है, सच दैट इस प्रकार के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, यानी किसके लिए, एक्स के सभी एलिमेंट के लिए जो यहाँ पर एफ एक्स, यानी कि वाई में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, एफ एक्स टाइप के मिलेंगे ना। समझ में आ रहा है सभी को, एफ एक्स समझाना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पर वाई, मान लीजिए ये हमारा सेट एक्स, ये हमारा सेट वाई रहा। ठीक, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स टाइप के, इसमें वाई टाइप के। क्लियर है, तो एक्स वाई टाइप के होंगे और वाई किसके बराबर है, एफ एक्स के, यानी वाई में किस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, एफ एक्स टाइप के, यानी एफ एक्स किसका एलिमेंट हो गया, वाई का, सेट वाई का। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को ना। तो यही यहाँ पर लिखा गया है एफ एक्स, यानी कि जो हमारा एफ एक्स है किसका एलिमेंट है, वाई का, और कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स, यानी कि एक्स के जितने भी एलिमेंट वाई के एलिमेंट से रिलेशन है, यानी एक्स जितने भी यहाँ पर एक्स थे उनका रिलेशन, एक्स के रिलेशन के लिए जितने भी इसके क्या मिलेंगे, इमेज मिलेंगे, जितने भी यहाँ पे इसके इमेज मिलेंगे उन सभी का जो सेट बनेगा
यानी यहाँ पर जितने भी एक्स होंगे जिस जिस एलिमेंट से रिलेशन में होंगे, अगर उन सभी रिलेशन का, उन सभी एलिमेंट का, जैसे यहाँ पर देखिए ए का इससे रिलेशन में था, बी का 1 से रिलेशन था और सी का 2 से रिलेशन था, तो इन दोनों एलिमेंट को नहीं लेना है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ए के सभी एलिमेंट बी के जितने एलिमेंट से रिलेशन में है उन्हीं का ये सेट है, लिखा गया है जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक, 3 और 4 के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ए में कोई एलिमेंट जो कि किससे रिलेशन में हो, 3 और 4 से। तो इनका जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो लिखिएगा इज कॉल्ड रेंज ऑफ मैप एफ। ठीक, समझ में आया रेंज किसे कहेंगे? यानी कि बी के वो सभी एलिमेंट जो कि ए के एलिमेंट से रिलेशन में है, उनका जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। जैसे इसमें अगर बात की जाए इस रिलेशन में रेंज क्या होगा, तो 1 और 2 होगा, केवल 1 और 2 रेंज की बात की जाए तो। ठीक, इसमें भी देख लीजिए 4 नहीं है तो इसमें रेंज क्या आएगा, 1, 2 और 3 आएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ देखिए 1, 2, 3 सेट के सभी एलिमेंट के लिए ए बी सी, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए एक्स का। अगर एक भी एलिमेंट, जैसे हम सी को ना लें और ए बी को लें, तो सेट बनाए 1, 2, तो 1 है हमारा क्या बना सेट 1 और 2, तो क्या है रेंज होगा इस फंक्शन का? नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट के लिए, एक्स के जितने भी एलिमेंट उनके लिए जो हमारा इमेज मिलेगा यहाँ पर, यानी कि ए जिससे रिलेटेड में होगा, ए रिलेशन 1, बी रिलेटेड टू 2 और सी रिलेटेड टू 3। ठीक, क्लियर। तो इन सभी एलिमेंट, जितने एलिमेंट रिलेशन में हैं बी के, अब उन सभी का अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो जो सेट बन के तैयार होगा वही कहा जाएगा उसका रेंज, 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया रेंज किसका, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर सभी को? रेंज भी क्लियर हो गया सभी को ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी को लिखने का एक और तरीका है, तो लिखिए यहाँ पर रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग्स टू, किसके एलिमेंट होते थे रेंज में, वाई के, सेट वाई के, और किस टाइप होते हैं, वाई टाइप के, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई सच दैट, यानी किस प्रकार से होंगे, देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग्स टू, किस में, यक्स में, सच दैट क्या हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू वाई। यही बात यहाँ पर भी समझाया गया कि यानी कि वाई के वे सभी वाई, सेट वाई के वे सभी वाई जिसके लिए ऐसे यक्स में ऐसे एलिमेंट मिले सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, यानी कि हमारा ऐसा एलिमेंट मिले जो वाई एक्स से रिलेशन में हो जाए। ठीक, समझ में आया इस बात को? और लिखने का तरीका भी समझते रहिएगा आप लोग, दोनों बातें सेम हैं। ठीक, चलिए अब अगला लिखिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगला टाइप देखेंगे, तो लिखिए हेडिंग लगाइए आइडेंटिटी मैप। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, फंक्शन को मैप भी कहा जाता है। ठीक, तो हेडिंग लगाइएगा आइडेंटिटी मैप। पहला हम लोग देख रहे हैं टाइप आइडेंटिटी मैप। ठीक, तो आइडेंटिटी मैप क्या होता है, लिखिए आई एक्स। देखिए ये सारे सिंबल्स हैं, एफ भी सिंबल है, आई एक्स भी सिंबल है, तो ये आइडेंटिटी मैप है, इसीलिए हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एक्स से। ठीक, दिक्कत मत लीजिएगा कि यहाँ पर एफ से आई एक्स कैसे हो गया, बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर हम एफ ही लिखेंगे। तो लिखिए आप लोग, लेकिन एक आइडेंटिटी एक विशेष प्रकार का फंक्शन है, इसलिए इसे नाम दे दिया जाता है आई एक्स। अब कह रहा है किस तरीके से रिलेशन में है, यक्स से यक्स में, यानी जो हमारा सेट यक्स है उसी में है। ठीक, यक्स से यक्स में ही दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। इज डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइंड है, देखिए पहली बात तो रिलेशन में कैसे है, यक्स से यक्स में ही है, यानी फ्रॉम यक्स टू यक्स इज डिफाइंड एज। और कैसे डिफाइंड है इसको भी देख लीजिए, आई एक्स, जैसे लिखे थे हम लोग लिखते थे यहाँ पर एफ एक्स, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते थे एफ एक्स, यहाँ पर आई एक्स की जगह क्या लिखा गया यक्स, इसमें इक्वल टू यक्स, यानी कि फॉर ऑल किस प्रकार के हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यक्स।
ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो हमारा फंक्शन वो आइडेंटिटी मैप है वो किस तरीके से डिफाइंड है, फॉर ऑल एक्स, एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन खुद से होना ही चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। यानी एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे इस एक्स में, उन सभी का रिलेशन किससे केवल होना चाहिए, आप खुद से होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल एक समझिए। मान लीजिए ए एक्स रिलेशन सेट है और ए भी एक्स है, ये हमारा सेट हो गया। और यहाँ से यहाँ हमने क्या डिफाइन किया, आई एक्स, एक आइडेंटिटी मैप हमने डिफाइन कर दिया। इसमें ए है, बी है, सी है, तो सेट में ए बी सी है एक्स में, तो इधर भी क्या होगा, ए बी सी। और कह रहा है कि जो फॉर ऑल एक्स, यानी एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का रिलेशन किससे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। तो ए का रिलेशन किससे होगा, बी से होगा, नहीं, ए का रिलेशन ए से, और बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, बी से, और सी का रिलेशन सी से। ठीक, अगर इस तरीके का कोई मैप है तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैप। और मान लीजिए एक और सेट ले लीजिए, समझते चलिए कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, दोनों बातें देखिएगा। यहाँ से एक मैप है डिफाइन एक्स टू एक्स। अब देखिए आप लोगों को बताना है ये आइडेंटिटी मैप है कि नहीं। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी, तो यहाँ भी क्या होगा, ए बी और सी। मान लीजिए ए का रिलेशन ए से है ही, ए का रिलेशन बी से भी है, और बी का रिलेशन सी से है, और सी का रिलेशन बी से है। तो पहली बात यहाँ कंडीशन देखिए, ए का ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। यानी कि अगर हम आई एक्स में ए रखें तो इसके लिए क्या मिलना चाहिए, हमें केवल ए मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे हम आई एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो हमें बी भी मिल जा रहा है। यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को। तो जो हमारा कंडीशन यहाँ पर है वो गलत हो जा रहा है, इसलिए क्या होगा, आइडेंटिटी मैप नहीं। और दूसरी बात तो देखिए, एक एलिमेंट का रिलेशन दो एलिमेंट्स, पहली बात हो गया है। और हमारा इसलिए क्या हो गया, पहली बात तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक, अगर ऐसा होगा, फंक्शन ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि किसी भी एक्स के किसी भी एक एलिमेंट का दो एलिमेंट से रिलेशन में नहीं हो नहीं सकता कभी, जहाँ से अगर रिलेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर दो लोगों से रिलेशन में है तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। यानी कि यहाँ का दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन ये वाली बात देखिए, ए वाली बात गलत नहीं है, लेकिन जबकि ए वाली बात जो यहाँ पर ए से रिलेशन में है, बी से रिलेशन, पहले तो फंक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए फंक्शन हो भी जाए, पहली बात तो है नहीं, अगर हो भी जाए तो यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि जितने भी एक्स हैं वो खुद से ही रिलेशन में होने चाहिए। लेकिन ए किससे है, ए से भी है और बी से भी है, तो यहाँ पर ये वाली बात गलत हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रही है सभी को। अब मान लीजिए ए वाला तो मान लीजिए फंक्शन नहीं था, अगर फंक्शन हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, जहाँ पर फंक्शन है, मान लीजिए एक्स है, ए एक्स है, ए बी सी, ए बी सी। मान लीजिए ए से रिलेशन हो सकता है, बी ए से रिलेशन हो सकता है, सी ए से रिलेशन में, सी बी से रिलेशन में हो सकता है। यहाँ पर सारी बातें फुलफिल हो रही हैं फंक्शन के लिए। ध्यानपूर्वक देख लीजिए पहले फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है। अब देखिए आइडेंटिटी मैप लिए कह रहा है कि एक्स के जितने भी एलिमेंट हो केवल खुद से होने चाहिए रिलेशन में। तो ए का देखिए, ए से रिलेशन में है, लेकिन ए से रिलेशन में है, लेकिन बी किससे रिलेशन में, ए से, लेकिन बी का रिलेशन होना किससे चाहिए, बी से, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिफिनेशन है। और सी का भी रिलेशन देखिए 20 हो गया है, यानी सी का रिलेशन किससे होना चाहिए था, केवल सी से, लेकिन यहाँ पर किससे रिलेशन है, बी से। तो इसलिए क्या हो गया, आइडेंटिटी मैप नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिला हमको जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब हम उस बात को खारिज कर देंगे। चाहे वो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 20 एलिमेंट है और 20 एलिमेंट में 19 एलिमेंट के लिए ये मिल रहा है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए ये कंडीशन नहीं हो सेटिस्फाई हो रही है, तब हम उसको कहेंगे कि वो हमारा आइडेंटिटी मैप नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो। ठीक, हम लोग जब तक सारे एलिमेंट ना मिल जाए, फॉर ऑल कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, तो डिफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, चलिए नीचे लिख लीजिएगा, आई एक्स इज कॉल्ड, एग्जाम्पल लिखते चलिएगा कहाँ पर हो रहा है कहाँ पर नहीं, आइडेंटिटी मैप। सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना।
कि बस हम पढ़ाए जा रहे हैं और आप लोग देखे जा रहे हैं। चलिए अब अगली मैप की ओर बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाइएगा कांस्टेंट मैप। हेडिंग क्या है हमारा अगला? कांस्टेंट मैप। कांस्टेंट का मतलब पहले समझते हैं आप लोग? कितने लोग कांस्टेंट का मतलब ही नहीं समझते हैं? कांस्टेंट का मतलब कि कोई चीज़ जो है वो वही रहे। जैसे मान लीजिए ए है तो ए ही बना रहे, बी ना हो जाए, ठीक, तो इसे कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे आपके पास 5 रुपये हैं, अगर ये 5 रुपये हमेशा के लिए बने रहते हैं, अगर 2022 में आपके पास 5 रुपये थे और 2023 में भी आपके पास 5 रुपये हैं और इसके बीच में भी आपके पास ये 5 ही रुपये थे केवल, तब कहा जाएगा कि आपके पास कांस्टेंट थे। कितने कांस्टेंट माने कि जो बैलेंस था आपके पास वो बना रहा। आपके पास 5 रुपये थे तो 5 रुपये आपके पास बना रहा, उसी को बोला जाता है कांस्टेंट। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट मैप में क्या होता है, डिफिनीशन पहले देखिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो लिखिए अ मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। अब देखिए यहाँ कंडीशन नहीं है कि हमारा जो सेट हो दोनों सेम हो, ठीक। यहाँ एक्स से वाई में एक्स हमारा कुछ हो सकता है, वाई हमारा कुछ हो सकता है। इज कॉल्ड कांस्टेंट मैप इफ एंड ओनली इफ क्या होगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर एक्स। यहाँ पर जो फॉर ऑल लिखा जा रहा है इसका मतलब समझते हैं ना, कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट एक्स में हैं उन सभी का रिलेशन किससे होना चाहिए? केवल सी से। यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रखा जाए, अगर मान लीजिए अब एग्जांपल ले लीजिए तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर सेट ए है, एक्स है, यहाँ पर वाई है और हमारा एक मैप एफ डिफाइंड है और इसमें एलिमेंट है मान लीजिए ए बी सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट को दर्शाता है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहाँ पर सी ए वाला सी है और इस सी में अंतर है, तो इसीलिए यहाँ पर डी ले लीजिए, नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ए बी डी एलिमेंट है, ठीक। यहाँ पर कोई एलिमेंट मान लीजिए 3 है, ठीक। तो ए का रिलेशन सी 3 से होगा और बी का रिलेशन भी 3 से होगा और डी का रिलेशन भी 3 से होगा। तो यानी ए बी सी के लिए हमें कौन सा एलिमेंट इमेज मिल रहा है? केवल 3 मिल रहा है। 3 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है अगर लिखना चाहे आप लोग, लेकिन यहाँ पर ए लिए हैं तो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट लीजिएगा। मान लीजिए आप लोग ले लीजिए पी ले लीजिए, तो मान लीजिए ए का रिलेशन पी से होगा, बी का रिलेशन पी से और डी का रिलेशन पी से। यानी फॉर ऑल एक्स के लिए क्या मिल रहा है? हमें पी मिल रहा है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है एफ एक्स, इस सभी एक्स के लिए क्या मिले? सी। ठीक इसी प्रकार अगर सभी एलिमेंट के लिए जो हमारे इमेज मिल रहा है वो पी ही मिले। यानी कहने का इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो एक्स के सभी एलिमेंट है वाई के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन में। समझ में आ रहा है? तो क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट मैप। तो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे केवल 3 ही होगा या पी होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा एग्जांपल एक्स वाई, मान लीजिए इसमें ए हो गया, बी हो गया, मान लीजिए ई ले रहे हैं, तो वाई में 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो सकता है। मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। समझ में आया? 3 4 9। अब कहा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन हमारा है वो कह रहा है ए का रिलेशन अगर 3 से हो गया तो बी का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए और ई का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए। हमें बाकी एलिमेंट्स को ध्यान में ही नहीं देना है, हमें केवल ये देखना है कि हमारा ए वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो ए का रिलेशन 3 से है, बी का रिलेशन 3 से, ई का रिलेशन 3 है। इसका मतलब है अगर हम फंक्शन में ए रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, अगर बी रखेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और हम ई रखेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 3। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? फॉर ऑल, तो यानी कि सभी एलिमेंट के लिए ए बी ई, तो हम ए बी ई सभी एलिमेंट पे चेक किए तो सभी एलिमेंट के लिए क्या मिला? हमें 3 मिला। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ वी इक्वल टू एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है सभी को? तो यानी कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हमसे थोड़ी नहीं मतलब है कि 4 हो या 9, हमें उससे क्या लेना देना। हमें यह देखना है कि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ है। तो हमारा रिलेशन एक्स के वजह से भी रिलेट, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स किससे रिलेटेड है? रिलेशन में सी से, तो वही रिलेशन वाला ही एलिमेंट हमें लेना है। ठीक, समझ में आ गया सभी को? और एक भी एलिमेंट ऐसा मिला जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है
तब हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट मैप नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, तीसरा एग्जांपल एक्स वाई ए ई जी। अब वाई में मान लीजिए है 2 4 6। देखिए ए का रिलेशन 2 से हो गया, ई का रिलेशन भी 2 से हो गया, लेकिन जी का रिलेशन 4 से हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, पहली बात तो ये मैप है, क्लियर है सभी को ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए जैसे ही एफ इक्वल टू ए रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, एफ इक्वल टू बी रखेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, लेकिन एफ इक्वल टू जी जैसे ही रखेंगे हमें क्या मिलेगा, 4। तो यहाँ देखिए एक एलिमेंट ऐसा हमें मिल गया, वो एलिमेंट कौन है, जी। तो हम लोग बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, लिखेंगे जी बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स, सच दैट, इस प्रकार से है कि क्या एफ जी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4, ठीक, जो कि किससे रिलेशन नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 2, या तो यहाँ से लिखेंगे एफ ए इक्वल टू एफ वी इक्वल ई है तो ई लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू एफ जी। समझ में आ रहा है सभी को ना अच्छे से। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक फॉर ऑल जहाँ पर लिखा होगा उस बात को अच्छे से समझिएगा, बहुत लोग इसको ध्यान में नहीं देते हैं। तो इसका कहने का यही मतलब होता है कि यक्स के सभी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक। जैसे बारात में आप लोग जाते हैं तो जो आप लोगों के खास रिश्तेदार होते हैं तो उनको अवश्य भोजन कराया जाता है, आप लोग ध्यान देते हैं कि एक भी छूट ना जाए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। तो ठीक इसी प्रकार एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट मैप की क्या हो जाएगी, बेइज्जती। तो जब बेइज्जती हो जाएगी तो कांस्टेंट मैप क्या रहेगा, कांस्टेंट मैप नहीं रह जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे आपका रिलेशन गड़बड़ हो जाता है तब आपका रिलेशन नहीं रह जाता है, उसमें तनाव बन जाते हैं, ठीक। तो चलिए, तो आप लोग अपने रिलेशन को भी बनाए रखिए और कांस्टेंट मैप को भी बनाए रखिए। चलिए अब अगला देखते हैं मैप। हमारा जो अगला मैप है 1-1 मैप है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास बुक हो। अगर बुक भी सजेशन में चाहते हैं कि कौन सा बुक लेना है तो हम अपने आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा बुक लेना है, ठीक। तब तक के लिए 1-1 फंक्शन है, जो 1-1 को इंजेक्टिव मैप भी कहा जाता है। तो इसको एक बार आप लोग कहीं गूगल से भी पढ़ लीजिएगा अगर बुक नहीं है, नहीं तो आप पिछली कक्षाएँ की बुक रखे हैं, 12 में भी होगा, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में भी रखे होंगे तो उसमें भी होगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।